नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल सेंटर ऑफ साइंस में। आज का जो हमारा डिस्कशन है वो है रेलवे, एसएससी, स्टेट पुलिस, बीपीएससी, सीटेट और स्टेट एग्जामों को मद्देनजर रखते हुए। आपने थंबनेल में देखा होगा कि बिहार पुलिस का लोगो लगा हुआ है, बट ये रेलवे, एसएससी सारे एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाली है। अगर इससे आप पहले का प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हैं, प्रैक्टिस सेट 1, प्रैक्टिस सेट 2, प्रैक्टिस सेट 3, तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, आप इजिली विजिट कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। दोलन करते लोलक का गोलक 100 सेकेंड में मध्य बिंदु से 100 बार गुजरता है। कितने सेकेंड में? 100 सेकेंड में। तो लोलक का आवर्तकाल बताना है, यानी टाइम पीरियड बताना है। तो आप जानते हैं कि सरल लोलक के गोलक का मध्य बिंदु से, कहां से? मध्य बिंदु से दो बार अगर गुजरता है तो कितना होगा? एक कंप्लीट दोलन होगा, यानी 1 कंप्लीट ऑसिलेशन होगा। अगर ये 100 बार जाएगा, यानी 100 बार दोलन की संख्या है, तो कितना हो जाएगा? यानी 50 पूर्ण दोलन हो जाएगा, 50 कंप्लीट दोलन हो जाएगा। कब? जब 100 अगर दोलन की संख्या है तो अब हम कैलकुलेट करेंगे टाइम पीरियड, जिसे हम आवर्तकाल कहते हैं। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टोटल टाइम, यानी कुल समय अपॉन पूर्ण दोलन की संख्या, यानी नंबर ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशन, पूर्ण दोलन की संख्या। कुल समय हमारे पास कितना है? 100 सेकेंड। कितना है? 100 सेकेंड। और पूर्ण दोलन की संख्या कितनी है? 50, यानी 2 सेकेंड हो गया। तो दोलन करते लोलक 100 सेकेंड में मध्य बिंदु से 100 बार गुजरता है, तो उसका आवर्तकाल कितना हो जाएगा? केवल 2 सेकेंड होगा। क्योंकि हम फॉर्मूला जानते हैं, हम ये भी जानते हैं कि मध्य बिंदु से जब 2 बार जाएगा, यानी सेंटर पॉइंट से 2 बार, यानी इधर जाएगा और इधर जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में, तो एक कंप्लीट हमारा दोलन होगा। अगर ये 100 बार दोलन हो जाएगा तो 50 पूर्ण दोलन हो जाएगा, 100 बार हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 सेंटीमीटर सूक्ष्म तरंगों की सेकेंडों में दोलनों की अवधि बतानी है हमें। यानी हमें क्या कैलकुलेट करना है? टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। हमें देखते हैं गिवन में क्या क्या है। लैम्डा यानी 3 सेंटीमीटर गिवन है। क्या है ये? वेवलेंथ है। ठीक है, तो हमें इसे मीटर में भी लिख सकते हैं, 3 × 10⁻² मीटर, क्योंकि आप जानते हैं 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देख लेते हैं जो स्पीड ऑफ लाइट होता है वो कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, यानी प्रकाश की चाल होती है। हमें कैलकुलेट करना है वेग, यानी वेग इक्वल टू क्या हो जाएगा? v इक्वल टू लैम्डा बाई टी। लैम्डा क्या है? वेवलेंथ है। टी क्या है? टाइम पीरियड है। यहाँ लिख देते हैं, लैम्डा क्या है? तरंग दैर्घ्य है, और टी क्या है? आवर्तकाल, जिसे हम टाइम पीरियड कहते हैं। अब हम देख लेते हैं, v हमारे पास है 3 × 10⁸ है। लैम्डा की वैल्यू भी है, कितनी है? 3 × 10⁻²। हमें टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके चले जाएंगे, तो कितना हो जाएगा? 3 × 10⁻² अपन में 3 × 10⁸। 3 कैंसिल हो जाएगा। टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? 10⁻² है, और ये 10 के पावर कितना है? -8 है, यानी 10 के पावर कितना हो जाएगा? -10 सेकेंड हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे माइनस हम भूल गए थे, 10⁻10 होता है। ये हमारी दोलन की अवधि हुई, यानी टाइम पीरियड हुई। जब एक कण रैखिक सरल आवर्त गति में रहता है तो उसकी गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। ऑप्शन ए है रास्ते में प्रत्येक बिंदु पर, ऑप्शन बी है माध्य स्थिति पर, ऑप्शन सी है माध्य स्थिति से आधी दूर पर, और ऑप्शन डी है छोर पर। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि जब कोई कण रैखिक सरल आवर्त गति में रहता है तो माध्य स्थिति पर जो उसकी गतिज ऊर्जा होती है वो क्या होती है? अधिकतम होती है। क्या होती है? अधिकतम होती है। जबकि अन्य बिंदुओं पर शून्य होता है। कहाँ? अन्य बिंदुओं पर।
अन्य बिंदुओं पर क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, जहां शून्य होता है वहां जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो क्या होती है, महत्तम होती है। स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो क्या होती है, महत्तम होती है। कहां पे, शून्य पे। ठीक है, माध्य स्थिति पे स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि जब सरल आवर्त गति होता है तो जो हमारा कण होता है माध्य स्थिति से महत्तम तक तथा महत्तम स्थिति से माध्य स्थिति की ओर आता है। यानी मान लीजिए कि ये जो हमारा पॉइंट है वो किसका पॉइंट है, माध्य स्थिति का। ठीक है, और ये जो पॉइंट है वो किसका है, महत्तम, महत्तम या चरम स्थिति भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, अब हम समझने की कोशिश करेंगे। आप देख रहे हैं कि ये जो पॉइंट है वो माध्य स्थिति का है और ये जो पॉइंट है महत्तम स्थिति का है। ठीक है, वेग जो हमारा होता है माध्य स्थिति में क्या होता है, अधिकतम होता है। कहां पे, माध्य स्थिति पे, जबकि चरम स्थिति पे क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ये रिलेशन को। जो विस्थापन होता है वो माध्य स्थिति पे क्या होता है, शून्य होता है, और जबकि जो महत्तम स्थिति है वहां क्या होता है, अधिकतम होता है। यानी कहने का मतलब ये है, जैसे त्वरण का भी देख लीजिए, बता रहे हैं माध्य स्थिति पे क्या होता है, शून्य होता है, जबकि महत्तम स्थिति पे क्या होता है, अधिकतम होता है। ध्यान से समझिएगा, इसको इरेज करते हैं, आगे हम बताते हैं। ठीक है, वेग, विस्थापन, त्वरण हमारा हो गया है। अब हम देखते हैं बल, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। यानी बल, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। अब देखते हैं जो हमारा बल है वो माध्य स्थिति पे क्या होता है, शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है, लेकिन महत्तम स्थिति पे क्या हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा जो होती है माध्य स्थिति पे क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, और चरम स्थिति पे यानी महत्तम स्थिति पे क्या हो जाएगी, अधिकतम हो जाएगी। जो गतिज ऊर्जा होती है वो माध्य स्थिति पे क्या होगी, अधिकतम होगी। ठीक है, जबकि महत्तम स्थिति पे क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। यानी आपको बल का, स्थितिज ऊर्जा का या गतिज ऊर्जा का या वेग का, विस्थापन का, त्वरण का, किसी का अगर माध्य स्थिति पता है तो आप महत्तम स्थिति या चरम स्थिति ऑटोमेटिक बता सकते हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं बल माध्य स्थिति में, माध्य स्थिति पर का क्या है, शून्य है, जबकि महत्तम पे क्या हो जाता है, अधिकतम हो जाता है। लेकिन यही गतिज ऊर्जा माध्य स्थिति में क्या है, अधिकतम है, तो महत्तम में क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। यानी मध्य स्थिति में अगर कोई शून्य है तो महत्तम में अधिकतम हो जाएगा, अगर मध्य स्थिति में या माध्य स्थिति में अधिकतम है तो महत्तम स्थिति में क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यानी आपको वेलोसिटी का, डिस्प्लेसमेंट का, एक्सेलरेशन का, फोर्स का, पोटेंशियल एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी का माध्य स्थिति आपको याद रखना ही होगा। अगर आप माध्य स्थिति याद रखेंगे तो महत्तम स्थिति या चरम स्थिति आसानी से बता सकते हैं। ये रिलेशन आपके दिमाग में है माध्य स्थिति वाला, तो आप महत्तम स्थिति आसानी से बता सकते हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। माध्य स्थिति पर गतिज ऊर्जा हमारी क्या होगी, अधिकतम होगी, जो कि आपके सामने है। जबकि क्वेश्चन अगर यही पूछ देता कि महत्तम स्थिति पर क्या हो जाएगी तो शून्य हो जाएगी। इसलिए हम बोले हैं कि माध्य स्थिति वाला आपको याद रखना ही होगा, वेग का, विस्थापन का, त्वरण का, बल का, स्थितिज ऊर्जा का, गतिज ऊर्जा का। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी सरल लोलक की लंबाई अगर 4% बढ़ जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि किसी सरल लोलक की अगर लंबाई L है तो उसका आवर्तकाल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। तो फॉर्मूला हो जाएगा T = 2 पाई √L/g। L क्या है, यहाँ लेंथ है, G ग्रेविटी है। अगर हम लंबाई में 4% की वृद्धि करें, कितने परसेंट की, 4% की, जो T डैश हमारा है वो क्या हो जाएगा, L + 4 × L/100 हो जाएगा। कितने परसेंट की वृद्धि कर रहे हैं, 4% की वृद्धि कर रहे हैं। यानी दूसरे शब्दों में कहें तो इसे हम लिख सकते हैं L/425 से कैंसिल हो जाएगा, ये 20L/25। यानी अगर एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 26 L/25 हो जाएगा। अतः जो हमारा नया आवर्तकाल है, यानी जो नया आवर्तकाल है T = 2 पाई, वो कितना हो जाएगा, 26 L/25।
ठीक है, ये नया आवर्तकाल हो गया। अब हम इसको दूसरे फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, L/G को यहाँ से बाहर हम कर सकते हैं, सॉरी यहाँ G का भी टर्म है, हम भूल गए लिखते समय, L/G को हम बाहर कर लेंगे और इसे हम ऐसे लिख लेंगे, यानी 26/25। ठीक है, ये भी क्लियर है। 2πL/G को हम क्या लिख सकते हैं, T लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमारा फॉर्मूला है, यानी तो इसे ऐसे हम लिखेंगे T√26/25। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हो जाएगा, ये तो अंडर रूट में ही हमारा टर्म रहेगा, बट 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, यानी √25 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है, T/5 √6। अब हमें कैलकुलेट करना है वृद्धि कितना होगा, तो थोड़ा सा हम इसे इरेज कर लेते हैं। हमें क्या कैलकुलेट करना है, वृद्धि कैलकुलेट करना है। तो वृद्धि कैलकुलेट करने के लिए क्या हो जाएगा, T' माइनस T। अभी T' का हम वैल्यू निकाले हैं, क्या निकाले हैं, T/5 √6 माइनस T। T तो हमारा ओरिजिनल है, जो T इक्वल टू क्या था, 2π√L/G था, डायरेक्ट फॉर्मूला था। ठीक है, यहाँ T दोनों में कॉमन है, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, √26 माइनस, ये डिनोमिनेटर में है तो यहाँ आ जाएगा 5 हो जाएगा, अपॉन 5 हो जाएगा। T हम क्या किए हैं, कॉमन ले लिए हैं। तो अगर हम परसेंट वृद्धि निकालेंगे, कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, तो क्या करना होगा हमें, जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 0.1 परसेंटेज के लिए हम 100 कर देंगे अपॉन 5, यानी 520 जा 100 हो जाएगा, और 20 में 0.1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2% हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, कि उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा, 2% बढ़ जाएगा। कब, जब किसी सरल लोलक की लंबाई अगर हम 4% बढ़ा दे तब आवर्तकाल बढ़ जाएगा। ये डायरेक्ट आप रिजल्ट भी याद कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत मैक्सिमम टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आप डायरेक्ट सॉल्यूशन से भी करेंगे, बट टाइम टेकन लगेगा। वन डे एग्जाम के लिए आपको बी केयरफुल होके रिजल्ट को भी दिमाग में रखना होगा, प्लस प्रोसेस तो जानना ही है। ये पहले हमने स्टार्टिंग में ये फॉर्मूला कंसीडर किया, फिर हमने देखा कि नए आवर्तकाल का क्या होगा, फिर उसको जब सॉल्व किया, इसके बाद हमने वृद्धि कैलकुलेट किया कि कितना वृद्धि हो रहा है, इसके बाद हमने क्या कैलकुलेट किया, परसेंटेज कैलकुलेट किया कि कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है कि मोहन का वजन 40 kg है तथा 10 सेकंड में 50 सीढ़ियां चढ़ जाता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो मोहन की शक्ति बताना है, यानी मोहन के अंदर कितना पावर है। ठीक है, तो हम जानते हैं शक्ति यानी पावर का फॉर्मूला क्या होता है, मास होता है यानी द्रव्यमान होता है, गुरुत्वीय त्वरण होता है यानी जी होता है, और पृथ्वी से हाइट कितनी है यानी ऊंचाई कितनी है उसे हम h कहते हैं, और टाइम पीरियड कितना है। ठीक है, यानी mgh/t। मोहन का द्रव्यमान 40 kg है, गुरुत्वीय त्वरण की जो वैल्यू है वो कितनी है, गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू g यानी 10 है। अब मोहन जो है कितनी सीढ़ियां है, 50 है, सीढ़ियों की ऊंचाई कितनी है, 15 है, कितने सेकंड में, तो 10 सेकंड में, और जी की वैल्यू कितनी है, तो 10 है। ठीक है, लेकिन हमें सेंटीमीटर में है तो हमें मीटर में लेना होगा, यानी 10 के पावर -2 कर लेंगे। टाइम कितना है हमारा, 10 सेकंड है। ये 40 द्रव्यमान हो गया, 50 सीढ़ियां है, ऊंचाई कितनी है, 15 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, इसलिए हमने मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 के पावर 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, और जी का वैल्यू कितना है, 10 है। टाइम कितना लगा, 10 सेकेंड लगा। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 10 4 जा 40 हो जाएगा। ठीक है, और ये जो शब्द लिखा गया है 15 × 10⁻², सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए बात हम लिखे हैं। ठीक है, अब आपका हो जाएगा 500 × 50 × 10⁻² हो जाएगा, यानी अपॉन में 2 हो जाए, अपॉन में 10 तो कैंसिल हो गया,
ये आपका पावर से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये भी 100 है, ये नीचे आएगा डिनोमिनेटर में, 10 के पावर 2 है तो इसको 1/100 लिखेंगे तो ये डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा। और 15 5 जा 75, 75 इंटू 4 यानी 300 वाट, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। मोहन की शक्ति कितनी है, तो 300 वाट है। उसका वजन कितना था, 40 kg था। 10 सेकेंड में 50 सीढ़ियाँ चढ़ता है और सीढ़ी की जो ऊंचाई थी वो कितनी थी, 15 सेंटीमीटर थी। तो मोहन की शक्ति कितनी है, 300 वाट है। 4 kg के एक भार की वस्तु को क्षैतिज दिशा में, यानी इसे हम क्षैतिज बोलते हैं और इसे हम वर्टिकल बोलते हैं, यानी ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज दिशा में 5 मीटर पर सेकंड की गति से बढ़ रही है, तो इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए हमें कितना कार्य करना होगा। तो सिंपल सी बात है कि वस्तु द्वारा किया गया जो कार्य होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, यानी वर्क डन कितना हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ mv² होता है, बट हमें वेलोसिटी कहाँ से कितनी बढ़ानी है, 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड, यानी हाफ m हो जाएगा v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर। v2 जो है हमारा फाइनल वेलोसिटी है और जो v1 है हमारा इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है, देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है। जो हमारा मास है यानी द्रव्यमान है वो कितना है, 4 kg है। ठीक है, यानी 4, और जो v2 की वैल्यू है वो कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 का स्क्वायर कर लेंगे। और जो इनिशियल वेलोसिटी पहले इसकी कितनी गति थी, 5 थी, यानी 5 का स्क्वायर। 5 मीटर पर सेकेंड इसकी स्टार्टिंग वेलोसिटी है, यानी प्रारंभिक चाल है, और 10 मीटर पर सेकेंड इसकी अंतिम गति है। तो ये पूछ रहा है कि कितना वर्क डन हम करेंगे यहाँ से यहाँ तक जाने में। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 100 माइनस 25, यानी 2 इंटू 75 इक्वल टू कितना, 150 जूल, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 150 जूल यानी 150 जूल हमें वर्क करना होगा, तब इसकी स्पीड जो चाल है वो 5 मीटर पर सेकेंड से कहाँ तक जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड तक हम बढ़ा सकते हैं। वस्तु का भार कितना रहेगा, 4 kg का अगर रहेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट 4 kg का है, 5 मीटर पर सेकेंड गति है, तो 10 मीटर पर सेकेंड गति बढ़ाने के लिए हमें 150 जूल वर्कआउट करना पड़ेगा, यानी कार्य करना पड़ेगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी कण का रैखिक संवेग दोगुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। ऑप्शन ए है दोगुनी, ऑप्शन बी है चौगुनी, ऑप्शन सी है आधी, और ऑप्शन डी है वही रहेगी। सबसे पहले हम जानेंगे कि जो संवेग होता है क्या होता है, गुणनफल होता है किसका, द्रव्यमान का और वेग का। ठीक है, ये हमारा संवेग हुआ। जो हमारी गतिज ऊर्जा है यानी काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होती है, हाफ mv², ये भी ठीक है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी कण का रैखिक संवेग अगर हम दोगुना करें तो गतिज ऊर्जा क्या होगी। अब ध्यान से देखिए इस बात को, ये mv² है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी m से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये v² है, m से यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे और m से यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, m² v² अपॉन m बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, हम क्या किए हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में m से मल्टीप्लाई किए। ठीक है, आप जानते हैं कि P इक्वल टू mv होता है, यहाँ क्या है, m² है v² है, तो इस बात को हम p²/m लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा रिलेशन निकल गया p²/2m, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि संवेग को क्या करेंगे, हम दोगुना करेंगे। क्या करेंगे, दोगुना करने पर, संवेग को क्या करने पे, 2 टाइम्स बढ़ाने पे गतिज ऊर्जा क्या होगी, यानी जो पहले हमारी गतिज ऊर्जा थी फर्स्ट थी, अब हमारी जो गतिज ऊर्जा क्या होगी, सेकेंड वाली। मैंने पहले जो गतिज ऊर्जा थी उसमें कोई परिवर्तन नहीं था, लेकिन अब हम संवेग को दुगना कर रहे हैं ना,
तब हम देखेंगे हमारी गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो हम तो रिलेशन ये जानते हैं p²/2m होता है, लेकिन ये कह रहा है कि संवेग को दुगना करने पर हमें गतिज ऊर्जा बतानी है। तो हम संवेग को दुगना कर रहे हैं, यानी 2p का स्क्वायर कर रहे हैं अपॉन 2m। तो अगर 2p का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और p का स्क्वायर p² हो जाएगा, p का स्क्वायर अपॉन 2m हो जाएगा। ठीक है, यानी अब हमसे ये पूछ रहा है कि अब हम संवेग को क्या कर दिए हैं, दुगना कर दिए हैं, तो हमारी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि देख लीजिए ये 4 है, ये जो p²/2m का टर्म है, ध्यान दीजिएगा p²/2m किसका था, काइनेटिक एनर्जी का था। तो हम यहाँ काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं ना p²/2m के प्लेस पे। ये 4 क्या है, 4 गुना है क्या, गतिज ऊर्जा। कब, जब संवेग को हम दुगना कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है कि हमने 4 है p²/2m है, तो हमने p²/2m को क्या लिखा है, तो p²/2m भी हमारी गतिज ऊर्जा है, यानी काइनेटिक एनर्जी है। इसलिए ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, चौगुनी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर विस्थापित करने में असफल रहता है, तो वह करता है कोई भी कार्य नहीं। ऑप्शन बी ऋणात्मक कार्य, ऑप्शन सी धनात्मक और ऑप्शन डी अधिकतम कार्य। देखिए हमको तो लग रहा है कि व्यक्ति कार्य कर रहा है, बट साइंस के लैंग्वेज में वो कोई कार्य नहीं कर रहा है, कोई भी कार्य नहीं हुआ है। क्यों, अब उसके पीछे का हम रीजन जानेंगे। एक व्यक्ति जब एक दीवार को धक्का देता है पर विस्थापित करने में वो असफल हो जाता है, यानी दीवार को विस्थापित नहीं कर पाता है, तो वह कोई कार्य नहीं करता। क्योंकि हमारी जो फिजिक्स है उसमें जो वर्क होता है, फोर्स होता है, वो क्या होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का मल्टीपल होता है, यानी जो कार्य होता है वो बल और विस्थापन का क्या होता है, गुणनफल होता है। तो जब तक विस्थापन नहीं होगा कार्य नहीं होगा, यानी इस क्वेश्चन में जो विस्थापन की वैल्यू है वो क्या है, 0। इसलिए जो हमारा वर्क डन है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि विस्थापन के शून्य होने पर कार्य क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। अगर जो हमारा आरोपित बल है उसके भी अगर ये भी हमारा शून्य हो गया, यानी हम दीवार पे फोर्स ही नहीं लगा रहे, उस स्थिति में भी वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं परंतु दीवार में कोई विस्थापन नहीं हो रहा है, इसलिए वर्क डन 0 हो रहा है। सपोज करिए कि ये मार्कर है, हमने मार्कर के ऊपर खूब फोर्स लगा रहा है बट मार्कर में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। इसका मतलब कि हमने कोई कार्य नहीं किया है, भले ही पसीना सर से टपकते हुए पांव तक पहुंच जाए। लेकिन यहाँ साइंस की भाषा में या फिजिक्स की भाषा में वर्क डन हमारा क्या माना जाएगा, 0 माना जाएगा। हाँ, हमने फोर्स अप्लाई किया और मार्कर में क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ, यहाँ माना जाएगा कि हमने कार्य किया है। क्योंकि वर्क बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। जब तक विस्थापन नहीं होगा तब तक कार्य नहीं होगा, या अगर बल ही नहीं लगाएंगे तभी भी कार्य नहीं होगा। लेकिन बल लगाएं विस्थापन नहीं हुआ तभी भी वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि जो बल और विस्थापन के बीच का जो एंगल होता है, यानी जो थीटा होता है, वो भी अगर 90 डिग्री हो जाए उस स्थिति में भी वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जो आप एग्जाम्पल पढ़े होंगे कि कोई कूली 50 kg का सूटकेस सर के ऊपर लेके खड़ा है स्टेशन पे, तो जब कूली मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट उसका कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, 0, तो वहां भी वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। क्योंकि जो जब तक डिस्प्लेसमेंट ही नहीं होगा वर्क डन कैसे होगा। और जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच अगर एंगल भी 90 डिग्री हो गया तो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो उस सिचुएशन में भी जो हमारा वर्क डन होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कोई भी कार्य नहीं होगा। दोस्तों अगर इससे पहले का आप प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हैं, प्रैक्टिस सेट 1, प्रैक्टिस सेट 2, प्रैक्टिस सेट 3, तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है। ये ऑल वन डे एग्जाम को देखते हुए सीरीज साइंस की चल रही है। आप लोगों में देखे होंगे कि ये बिहार पुलिस का थंबनेल है, बट आप बिहार पुलिस के लिए तो स्पेशल है ही है, लेकिन और भी वन डे एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली ये सीरीज है। धन्यवाद दोस्तों।